एक बार फिर वीर कोचिंग क्लासेस के राजस्थान एक परिचय पार्ट 3 के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आपने हमें 2 वीडियो के अंदर जो प्रेम स्नेह दिया है, हम आपके बहुत ही आभारी हैं। हमारी कोशिश है कि हम आपको एक बेहतरीन शिक्षण नॉलेज को दें ताकि आपका जो एम है, जो गोल है, उसको आप पूरा कर पाए। साथियों, मुझे एक वचन याद आता है, नम्र लोग बुद्धि को प्राप्त करते हैं। सच में जो नम्रता को लिए हुए होते हैं वो बुद्धि को प्राप्त करते हैं, और मन के जो कठोर होते हैं वो कहीं न कहीं अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार देते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें एक उत्साह पर दिया है कि हम और अच्छा आपको ज्ञान दे सके। तो आइए राजस्थान का एक परिचय का पार्ट नंबर 3, जो हम राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र के बारे में बताता हूं। आपने 2 दिन से यानी 2 जो वीडियो हुए हैं उसके अंदर आपने देखा भी है, लेकिन आज हम अंग्रेजों के आने से पहले जो राजाओं के क्षेत्र हुआ करते थे, उन क्षेत्रों में भी जो देश थे उनमें भी कुछ ऐसे भौगोलिक स्थितियों के आधार पर कहे जाने वाले क्षेत्र रहे हैं, उनको हम थोड़े बारीकियों से देखते हैं। हमारे राजस्थान का जो उत्तरी वाला भाग है, गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जो क्षेत्र है वर्तमान का, उस समय इस क्षेत्र को योदय कहते थे। योदय कहते थे। बीकानेर वाला जो क्षेत्र है उसको जांगल प्रदेश के नाम से जानते थे, जांगल क्षेत्र के नाम से जानते थे। आप इस वीडियो को बराबर सुनिएगा और उसके आरपीएससी किस तरह से एग्जाम को लेकर के आपको मिस करता है। आप बड़े खुश हो जाते हैं कि वाह, जांगल का हमने उत्तर राइट कर दिया, लेकिन बाहर निकलने के बाद में पता लगता है कि यही जांगल का कोई उत्तर कुछ और था। ये अंतर आपको देखना ही होगा। यहां पर मैं बात कर रहा हूं क्षेत्र की, यानी कि बीकानेर वाला जो क्षेत्र वर्तमान का है उसे हम जांगल क्षेत्र कहते थे, लेकिन यहीं से ये प्रश्न उभर करके सामने आता है और आता है कि प्राचीन समय में जांगल वर्तमान का किस जिले को कहा गया। तो साथियों, हमारा बीकानेर नहीं होगा उस समय, क्योंकि बीकानेर के क्षेत्र वाले भाग को जांगल प्रदेश कहा गया है। और यहां पे प्रश्न बन रहा है जिले को लेकर के। प्राचीन समय में जांगल
जो वर्तमान जिला बन गया, तो वो यहाँ पर हमारे भटनेर में आ जाए, सॉरी माफी चाहूंगा मैं, जैसलमेर वाला क्षेत्र जो होगा उस क्षेत्र को जंगल कहते थे, उस जिले को जंगल कहा गया है। जैसलमेर वाला भाग जो वर्तमान में है उसे उस जमाने में मांड भी कहते थे, वल्ल भी कहते थे और दुंगल भी कहते थे। उसके बाद जोधपुर वाला भाग, और इस क्षेत्र को मारवाड़ कहा गया। और जैसलमेर जोधपुर के बीच वाले भाग में बहुत ही ज्यादा एक रेतीला भाग है जिसे मरु रेगिस्तान भी बोलते हैं, अति शुष्क वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र को उस समय मरु प्रदेश के नाम से जानते थे। देखिएगा, जैसलमेर को मांड वल्लभ दुंगल कहते थे, लेकिन पूरे जैसलमेर को नहीं बोला गया है। जैसलमेर के क्षेत्र को मांड कहा गया है, लेकिन जैसलमेर के भी दो भाग बन गए हैं। यानी कि हम देखते हैं तो शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। और शुष्क प्रदेश जो पूरी ऋतु से है उसे हम मरु कहते हैं। अब यहाँ पे बड़ा मस्त एक क्वेश्चन हमारे आरपीएससी ने यूपीएससी के अंदर भी लिया था कि मरुस्थल को मरु प्रदेश क्यों कहा गया। शायद आपने सुना भी होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही डीप पोजीशन का प्रश्न है। यहाँ पर ये जो रेगिस्तान वाला जो भाग है, यहाँ पर जो लोग रहते थे उनका जीवन यापन का एक ही साधन था, और वो था जीव जंतुओं को चराना। तो यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर एक जाति है जो पशुओं को चराने का काम करती है, जिसका नाम है मारू जाति। उस मारू जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र का नाम मरु प्रदेश पड़ा। आगे हम देखें तो अरावली, ये जो अरावली जो क्षेत्र है वो अरावली क्षेत्र के जो अरावली जो बन के उभर रही है, जो अरावली उभर रही है इस तरह से जो अरावली उभर करके जा रही है, तो इस अरावली के पहाड़ी वाले भाग जो बने हुए हैं, इस क्षेत्र को अरावली कहते थे। अब आए भाकर, सिरोही जिला जो है उसका पश्चिमी भाग, यानी कि वो कौन सा भाग हो गया। झालोर से अगर हम एंट्री होते हैं या पश्चिम से हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारा एक जिला सामने उभर करके आता है, वो झालोर। और झालोर के पहले भी हम देखें तो सिरोही की दो तहसील आती है, रेवदर वाला भाग, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग, उबड़ खाबड़ वाला भाग भाकर कहलाता था, भाकर कहलाता था। उसके बाद में आबू, यानी आबू क्षेत्र जो भी वर्तमान का है, और सिरोही का क्षेत्र यानी कि पश्चिम से उत्तर का भाग पूरा, उस भाग को हम चंद्रावती कहते थे, चंद्रावती कहते थे। बराबर ध्यान रखिएगा साथियों, क्योंकि चंद्रावती एक क्षेत्र का नाम भी है और चंद्रावती आभूषणों के अंदर गहना भी है। आपको प्रश्न को समझना होगा, हम आपको आगे जाके बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस भी करवाएंगे कि किस तरह से वो प्रश्न आरपीएससी कर्मचारी आयोग बोर्ड बनाता है, और हम तो बड़े खुश होकर के बाहर निकलते हैं। और हम जहां पर क्षेत्र की बात होती है वहां पर आभूषण कर जाते हैं, जहां आभूषण की बात होती है वहां क्षेत्र कर जाते हैं। ऐसा होता है। एक बार ऐसे ही प्री बीएड के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था, NARI, नारी कहाँ स्थित है। और जब उस लड़कियों को मैंने पूछा
कि इसका उत्तर क्या दिया, तो उसका ऑप्शन था जयपुर, उदयपुर, अलवर और सभी जगह। तो उसने फट दे करके मेरे को उत्तर दिया और कहा सर लेडीज तो सब जगह मिलती है, नारी लेडीज सब जगह मिलती है। तब मैंने कहा था उसको कि ये लेडीज वाली नारी नहीं है, ये नेशनल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तब उसके मन से एक ही चीज निकलती, ओ बारीकियां। आरबीसी जो कंपटीशन एग्जाम रहता है वो बस बारीकों को पकड़ता है। दिखने में बहुत ही सिंपल होते हैं प्रश्न, लेकिन उसके अंदर लॉजिक छिपा हुआ है, उसको भी हम आगे जाकर के बताएंगे। आगे जो है उदयपुर वाला जो क्षेत्र, यानी उदयपुर का पूरा क्षेत्र मेवाड़ कहा गया। वागड़ क्षेत्र जिसके अंदर बांसवाड़ा और डूंगरपुर का पूरा क्षेत्र आया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बनता है, बड़ा मस्त बनता है। वागड़ प्रदेश में चाकुल्य वंश ने जब अधिकार किया तब उस क्षेत्र का क्या नाम पड़ गया? तो देखिए यहाँ पे बड़ा जबरदस्त है, एक है यहाँ पे राड और ये है लाट। हम पढ़ने में बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, कभी कभी लाट को राड पड़ जाते हैं, राड को लाट पड़ जाते हैं। तो आपको बता दूं कि चाकुल्य वंश के का अधिकार जब इस वागड़ क्षेत्र में हुआ तो ये वागड़ क्षेत्र जो था वह लाट प्रदेश के नाम से जाना गया। और इसका जस्ट विपरीत देखते हैं, राड़ अलवर व हरियाणा की सीमा बनाने वाला जो क्षेत्र था उसे हम क्या बोलते हैं? राड। और यहां पर क्या है? लाट। होता है कभी कभी जल्दबाजी के अंदर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, 2014 के अंदर वनपाल के अंदर एक आया था एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, भैंस की निम्न में से नस्ल है, और उस भैंस को भेड़ पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? भेड़। यानी कि इतनी जल्दबाजी होती है एग्जाम को देने में कि हम पढ़ क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं और उत्तर क्या दे रहे हैं, यही तो कंट्रोल करना है। इसीलिए तो है ना, वो मनोविज्ञान के अंदर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने कहा है, मनोविज्ञानी, माइंड हार्ट एंड हैंड, माइंड हार्ट एंड हैंड इफ आर कंट्रोल कंप्लीटली सक्सेस में। ध्यान रखिएगा इस बात को कि हमको अपना माइंड भी कंट्रोल करना होगा, हैंड को भी कंट्रोल करना पड़ेगा और हार्ट को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हम एग्जाम दे रहे हैं। ये कोई हम पास होने के लिए एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ये एग्जाम हमें जिंदगी भर तक पैसा देने वाला एग्जाम है। लेकिन हम बहुत ज्यादा हल्के में ले लेते हैं और बाद में कहते हैं अरे बहुत अच्छा मौका था और चले गए। तो ये अंतर को देखिएगा। अब देखिएगा, हमारा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच वाला जो भाग है उसको हम 56 प्रदेश के नाम से भी जानते थे। 56 का भाग यानी कि 56 का मैदान का भाग भी कहते थे। और यहाँ पर भी दो चीजें, एक तो 56 का पहाड़ और 56 का मैदान। तो 56 का पहाड़ उत्तर अलग जाएगा, 56 का मैदान उत्तर अलग जाएगा। तो हम यहाँ पे 56 के मैदान के बारे में देख रहे हैं, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में जो 56 गांवों का समूह जो एक बेहतरीन नदी के द्वारा मैदान को बनाती है, जो कि 56 मैदानी भाग कहा जाता है। उसके बाद उदयपुर का पश्चिमी भाग, उदयपुर जो क्षेत्र है उसका पश्चिमी भाग, जहां पर पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, गोविंदा की पहाड़ियां हो गई, इधर से है ना वो, और अगर हम देखें तो ऋषभदेव के पास से की पहाड़ियां चलती बढ़ती जा रही हैं। तो उदयपुर का जो पश्चिमी वाला भाग है उस भाग का जो
पर्वतीय जो भाग है उसको हम मगरा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मगरा क्षेत्र। इसके बाद में है शीवी प्रदेश। शीवी प्रदेश, ये जो शीवी प्रदेश है उसे उस समय प्रांगवांड कहते थे। क्या कहते थे? प्रांगवांड। यानी कि शीवी प्रदेश किसको कहा गया? उदयपुर व चित्तौड़ के बीच वाले भाग के क्षेत्र को, यानी उदयपुर चित्तौड़ का पूरा भाग शीवी प्रदेश के नाम से जाना गया और उसे हम प्रांगवांड कहते थे। और ये प्रांगवांड शब्द को लेकर के आरपीएससी ने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न निकाल दिए, 8-10 प्रश्न। जब भी हम इस राजस्थान एक परिचय का यानी कि जो पार्ट जो चल रहा है, जैसे ये आज हमारे एंड होगा, जैसे ही ये एंड होगा हम क्वेश्चंस बना करके आपको बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आरपीएससी ने लिए हैं। अब आता है कोटा वो बूंदी वाला जो क्षेत्र है उसे हम हाड़ौती कहते हैं। इसका भी बहुत ही जबरदस्त हिस्ट्री है। हम जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे उस समय इसको बताएंगे। अभी तो ये हमारी ये रूपरेखा तैयार हो रही है, यानी कि राजस्थान की हिस्ट्री का रूप रेखा का एक डिजाइन डेवलप हो रहा है। अब आता है ऊपरमाल प्रदेश, यानी कि भैंसुरगढ़ और बिजुलिया का जो क्षेत्र है उसको हम ऊपरमाल कहते हैं। भैंसुरगढ़ और बिजुलिया के क्षेत्र को हम ऊपरमाल कहते हैं। कोटा और बूंदी का जो प्राचीन नाम जो है वह है। क्या है? है। कोटा और बूंदी का प्राचीन नाम है। उस जमाने में कहा जाता था। भरतपुर, धौलपुर और करौली वाला जो क्षेत्र है उसे सूरसेन प्रदेश कहते थे। कह सकते हैं सूरसेन राज्य। अलवर और भरतपुर वाला जो क्षेत्र था उसे हम मेवात कहते थे। जयपुर के क्षेत्र को ढूंढात कहते थे। उसके बाद हमारे कांतली नदी जो कि झुंझुनू के अंदर, सिरोही के अंदर, जो सीकर के अंदर जो नदी चल रही है, तो जो कांतली नदी का जो अफवाह क्षेत्र था उस क्षेत्र को तोरावटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तोरावटी। अब ये जो क्षेत्र का जो तोरावटी क्षेत्र जो यहाँ पर नाम दिया गया है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इतिहास है। यहाँ पर एक ऐसी जगह है, एक ऐसी झील है जो अब तो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन किसी जमाने में अफगानिस्तान से और ईरान से नमक लेने के लिए व्यापारी आते थे और ये भी आरपीएससी ने ले लिया है। जब उद्योग के क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो हम नमक के बारे में पढ़ाई करेंगे, तब आपको बताएंगे इस तोरावटी क्षेत्र में वो झील थी कौन सी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के व्यापारी नमक लेने के लिए आते थे। अब देखिएगा, अलवर राज्य का उत्तरी भाग, यानी कि उस समय का अलवर जो राज्य था उसका उत्तरी भाग को कुरुक्षेत्र कहते थे। कुरुक्षेत्र कहते थे। और चूरू, सीकर और झुंझुनू वाला जो जिले हैं उसको हम शेखावटी प्रदेश के नाम से जानते थे। अलवर व हरियाणा की जो सीमा क्षेत्र है, यानी अलवर जिले का और हरियाणा की जो सीमा क्षेत्र है उस क्षेत्र को राढ़ कहते थे। राढ़ कहते थे। अब देखिए, ये तो हमारे प्राचीन समय के क्षेत्रों के बारे में हमने देखा और इन्हीं क्षेत्रों के अंदर 19 रियासतें बनी। उन्हीं रियासतों के अंदर 3 ठिकाने बने और ये रियासतें, ये ठिकाने जो अंग्रेजों के समय के थे, उन ठिकानों का भी बड़ा बड़ा अर्थ, बड़ा बड़ा ज्ञान उभर करके सामने आता है कि कौन सी रियासत
अंग्रेजों ने बनाई? कौन सी रियासत भारत राज्य की थी? कौन सी रियासत दूसरे राजा के अधीन थी? और किस रियासत को अंग्रेजों ने संधियों के रूप में बनाया? खाली आरपीसी से पढ़ लेना ये नहीं है कि गाइड के अंदर पढ़ लिया कि 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, लेकिन उन रियासतों के अंदर भी देखना होगा कि अलवर रियासत क्या भारत राज्य की थी या अंग्रेजों के अधीन थी? करौली क्या वो किसी राजा ने बनाई हुई थी या अंग्रेजों के द्वारा संधि के द्वारा बनी थी? और बड़ा वागड़ प्रदेश, सबसे ज्यादा वागड़ प्रदेश के ही टीचर बनते हैं अगर हम राजस्थान के आंकड़े को देखें तो। और हमारे ये जो वागड़ है, इस वागड़ का जो रियासत बन के उभरी थी, जिसमें डूंगरपुर का उपभाग बन करके बांसवाड़ा आया था, लेकिन बांसवाड़ा जो था वह भारत राज्य के अधीन था, अंग्रेजों के अधीन भी नहीं था। देखिए कितना बड़ा है इसमें, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा बना हुआ, अंग्रेजों के द्वारा संधि करके बना हुआ, अंग्रेजों ने खुद बनाया, राजपूताना राइफल्स के द्वारा कमांड सौंपी गई, ये सब चीजें इन 19 रियासतों और 3 ठिकानों के अंदर छिपा पड़ा हुआ है। पढ़िएगा, इस तरह से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं तो ही आप अपना उस पॉइंट को लेकर के उत्तर निकाल सकते हैं। साथियों, मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा एक उदाहरण के रूप में। छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है? ये आरपीसी का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन से हम इसका ऑप्शन देते हैं, देखिएगा। नागौर, अलवर, चित्तौड़, उदयपुर, और एक ऑप्शन और ले लेते हैं अपन, और उसको लेते हैं बाड़मेर। 99% लोग कंपटीशन एग्जाम जब देते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है? आरपीएससी बड़ा ऑप्शन को लेता है, और यहाँ पे जो मैंने नागौर कर रखा है उसको यहाँ पे हटा करके यहाँ पर नागौर रखेगा, और यहाँ पर बाड़मेर करेगा। नाइन्टी 99% लड़के हड़बड़ाहट के अंदर, जल्दबाजी के अंदर इसका उत्तर राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती हैं? आगे क्या किसी भी ऑप्शन को नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे सूझेगा ही नहीं कुछ भी।
और वो सीधा बाड़मेर के ऊपर अपना गोला मार देगा। ये बीच में समझाने की कोशिश कर रहा हूं साथियों कि हम गलतियां कहाँ खाते हैं और बाहर निकल के सिर्फ एक ही चीज मुंह से निकलती है, ओ ये तो ऐसा था, जब मेरा जैसा बताएगा कि इसका उत्तर ये था। आप पुराने मॉडल्स को भी देखें, उनका एनालाइज करें। जो यूनिट होता है उस यूनिट का पॉइंट, जैसे यहाँ पर दे रखा है बकरियां, ये हमारा पशुधन का यूनिट है। इस बकरियों के आगे लगा हुआ सर्वाधिक, और सर्वाधिक और बकरियों के बीच में सिर्फ एक शब्द को बदलेगा, एक शब्द को जोड़ेगा, या तो बदलेगा या जोड़ेगा। और जो आपने यहाँ पर बाड़मेर का जो ऑप्शन कर रखा है वो उत्तर बदल जाएगा, वह उत्तर बदल जाएगा। लेकिन हमको सिर्फ बकरियां याद रहती हैं, हमको सर्वाधिक याद रहता है, और इस सर्वाधिक और बकरियों के बीच में जो एक छोटा सा शब्द जुड़ा हुआ है वो हमें याद रहता नहीं है। और हम इतने फास्ट होते हैं और उसमें आरपीएससी वाला बड़ी फर्स्ट क्लास तरीके से फर्स्ट ऑप्शन ही बाड़मेर डाल देता है और हम बाड़मेर करके आगे निकलते जाते हैं। देखिएगा उत्तर कैसे बदलता है। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियों के बीच में सर्वाधिक दुग्ध, एक शब्द जोड़ दिया, दुग्ध, सिर्फ दुग्ध जोड़ा है। बाड़मेर उत्तर नहीं होकर के अलवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलवर। लेकिन आरपीएससी ने पहले बाड़मेर कर रखा है और हमको सर्वाधिक और बकरियां उतना याद रहता है और बाड़मेर क्लिक किया और आगे बढ़े। अगर ये दुग्ध नहीं हो तो यहां पर एक शहरी शब्द यूज कर दिया उसने, शहरी। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी बकरियां किस जिले में है? शहरी भी भूल जाएगा और बाड़मेर पे चला जाएगा, लेकिन इसका उत्तर होगा उदयपुर। कितना लॉजिक है ना आरपीएससी के अंदर। इस शहरी को भी हटा देता है और वही कहता है कि विदेशी, एक शब्द जोड़ा, विदेशी बकरियां। और विदेशी बकरी जैसे ही आएगी उत्तर फिर बदल जाएगा, इसी ऑप्शन के अंदर है, और वो उसका उत्तर चला जाएगा चित्तौड़। कुछ नहीं कर रहा हूं, ये सर्वाधिक और बकरियों के बीच में सिर्फ शब्द को जोड़ रहा हूं और उत्तर बदलता जा रहा है। आगे की ओर हम देखें, इसको विदेशी को भी हटा दिया और लिख दिया सर्वाधिक उत्तम नस्ल, तो इसके लिए नागौर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? नागौर। और कुछ भी अगर शब्द नहीं होता है तो ही हमारा उत्तर बाड़मेर जाता है। लेकिन अपने को एक ही दिमाग में चलता है, बाड़मेर। सर्वाधिक बकरियां भी बाड़मेर, सर्वाधिक गधे भी बाड़मेर, सर्वाधिक ऊंट भी बाड़मेर में, सर्वाधिक भेड़े भी बाड़मेर में, सर्वाधिक भैंसे भी बाड़मेर में, हर पशुधन बाड़मेर, सर्वाधिक की मात्रा में। लेकिन क्वालिटीज अलग अलग जिलों के अंदर छिपी पड़ी हुई है, ये हम भूल जाते हैं। छोटा सा सिंपल सा है प्रश्न ये। एक छोटा सा उदाहरण देकर के आपके मनों को मैंने टटोलने की कोशिश की है कि शायद आप ये काम कर रहे होंगे। देखिएगा, राजस्थान एक परिचय पार्ट नंबर 3 का हमने क्षेत्रवार वर्णन किया और इस क्षेत्रवार वर्णन के अंदर हमने क्वेश्चंस को लेकर के उभारा कि किस तरह से प्रश्न बन करके आपकी सोच के अतिरिक्त उत्तर निकलता है। और सबसे बड़ी एक लॉजिक जो पॉइंट है वो ये है कि हमें ये मान के चलना है
कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख स्टूडेंट हूं। जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, अगर वो चीज उस प्रश्न में नहीं है तो इसका मतलब राजस्थान के उन तमाम बच्चों ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया होगा। लेकिन हम मूर्ख न बन करके बुद्धिमान हो जाते हैं, और बुद्धिमान होने की वजह से ही हम नेगेटिव प्रश्न कर जाते हैं, नेगेटिव प्रश्न कर जाते हैं। संभलिएगा, इन कमियों को रोकिएगा। हम आने वाले समय में हम बेस्ट मोटिवेशन वीडियोस स्पेशली बनाएंगे इन क्लासों के साथ साथ में। आपको ये महसूस होगा कि वास्तव में हम अब तक 1, 2, 4, 5, 7 आरपीएससी कंपटीशन फाइट कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जाम दिए, हम रुक गए, हम माइनस में चले गए। क्या रहा, क्यों रहा, कैसे रहा, उन वीडियो के अंदर आपको उत्तर मिलेगा। और आप ये सोच भी रहे होंगे कि इन गाइडों के अंदर इन बातों को नहीं लिखा गया है, इन चीजों को नहीं लिखा गया है, तो हम अब कैसे पता लगाएं, हम क्या करें? कुछ नहीं करना है। आपको हर लाइन को पढ़ते वक्त कब, क्यों और कैसे करना है। कब, क्यों और कैसे। कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, आपको उत्तर मिलता जाएगा। कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। यहाँ पर ये जितने भी मैंने नक्षत्र बताए हैं, उसके पीछे भी उस जमाने की कुछ न कुछ बातें रही होंगी। क्योंकि हम जानते हैं कि मानव का मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है। रोटी के लिए पानी चाहिए, पानी होगा तो अन्न मिलेगा, तो हम खाना खाएंगे। और जहाँ पानी होगा और जब अन्न उत्पन्न होगा तो वहाँ पर रेशे की फसलें भी होंगी और कपड़ा मिलेगा। जब पानी और अन्न दोनों चीज़ें जब हमारे पास में होंगी तो वहाँ पे वो अपना मकान बनाने का प्रयास भी कर लेगा। तो ये जितने भी क्षेत्र जो हैं, जब हम सभ्यता के ऊपर जाएंगे तब आपको बताएंगे कि किस तरह से ये कुटुंब जो था वो यहाँ से प्रवेश करके अलग अलग भागों में विभाजित होता हुआ आगे की ओर बढ़ा। डिजाइन दे रहा हूँ साथियों, हम बहुत जल्दी लाइव में जुड़ने वाले हैं और उस लाइव के अंदर आपको भी बहुत मजा आएगा कि वास्तव में किस तरह से ये इतिहास बनता हुआ जाता है और किस तरह से ये प्रश्न बन करके उभरते हैं। हम सभ्यता के अंदर जब जाएंगे तब आपको बताएंगे कि किस तरह से ये कुटुंब जो 1 से 2, 2 से 4, और ये कुटुंब जो थे उस जमाने में कोई आज की तरह पैसा नहीं चलता था। उस समय लेन देन का काम जानवरों से हुआ करता था और जानवरों में सबसे ज्यादा गाय होती थी। ये प्रश्न आरपीएससी ने बहुत बार उठा लिया, यानी कि आईएएस कंपटीशन एग्जाम जैसे आयोग ने भी प्राचीन समय में व्यापार करने का साधन लेन देन को लेकर के रहा। प्रश्न बने हैं आरपीएससी में, आरएस जैसे कंपटीशन एग्जाम वाले ने भी बनाए हैं कि वो कौन सा पशु था जिसके लिए लेन देन होती थी, तो वो थी गाय। क्योंकि इंसान की बुद्धि डेवलप होने में बहुत टाइम लगा, सभ्यताएं आ चुकी थी, सब कुछ था, लेकिन उपाधियां लेना, राज्य करना, ज्योतिषों को जानना, मंदिरों का निर्माण करना, ये कहीं न कहीं हमारे इस राजस्थान के अंदर ही नहीं, भारत के अंदर विदेशी लोगों के आगमन से सीखा है। विदेशी लोगों के आगमन से ही सीखा है, नहीं तो उसके पहले तो बस यही था, खाना खाना,
जहाँ पानी की सुविधा वहाँ पे सिर्फ मकान बना लेना। जब पानी की सुविधा खत्म हो जाती थी तो वो अपने डेरे को लेकर और आगे बढ़ते थे, जहाँ ये आवश्यकता होती थी उस जगह पे बैठ जाते थे। धीरे धीरे कुनबा बढ़ा, कुनबा बढ़ने की वजह से क्षेत्र बढ़े। अब जिस जिस क्षेत्र के अंदर वो जाते थे और किसी कारण से वापस उस क्षेत्र में जाना पड़ता था या उनके जो बच्चों को भेजना पड़ता था, कह देते थे हाँ कहाँ जाना है, जंगल प्रदेश में जाना है। और जंगल प्रदेश का नाम सुनते ही पता लग जाता कि ये बीकानेर क्षेत्र की ओर भेज रहे। इस तरह से ये क्षेत्र बने और ये क्षेत्र धीरे धीरे बेहतरीन विकास की ओर बढ़ते गए। और इन्हीं क्षेत्रों के अंदर राजाओं के वंश उभर करके सामने आए और इन्हीं राजाओं के वंशों के द्वारा इतिहास बन के उभरा। मंदिर बने, महल बने और अलग अलग क्षेत्र को लेकर के रीति रिवाज बने, वहां के लोगों के बोलियां बनी, उस क्षेत्र के जलवायु के आधार पर कपड़ों का निर्माण हुआ और यह संस्कृति विकसित होती गई। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो थोड़ा पसंद आया भी होगा। अब हम आज के वर्तमान राजस्थान का जो जीके को लेकर के यूनिट बन के उभरेंगे उसकी अब डिजाइन दे रहा हूं और उसी के आधार पर हम यूनिटों के अंदर बढ़ते जाएंगे और उसी यूनिट के आधार के अंदर हम राजस्थान जीके के पॉइंट यूनिट और उप पॉइंट बन करके उभरेंगे। तो देखिएगा हमारे ये राजस्थान, यहाँ की जलवायु, यहाँ की भौतिक स्थितियाँ, यहाँ की नदियाँ, यहाँ की मिट्टियाँ को ध्यान में रखते हुए हमने राजस्थान को 5 भागों में विभाजित किया है। पांच भागों के अंदर विभाजित किया है और प्रत्येक भाग को भी हमने 3 भागों में विभाजित किया। प्रत्येक भाग को 3 भागों में विभाजित किया है ताकि आप कहीं से भी यहाँ की विशेषताएं यहाँ की हैं वो इस भाग के अंदर नहीं हो सकती, इस भाग की विशेषताएं यहाँ हैं नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ की मिट्टी, यहाँ की जलवायु, यहाँ की कृषि, यहाँ का उद्योग, यहाँ का है ना वो रहन सहन, यहाँ का खान पान, यहाँ के लोगों की बोलियाँ, यहाँ के वस्त्र, यहाँ के लोगों की रीति रिवाजों के अंदर आभूषण, यहाँ के है ना वो मंदिर, यहाँ के महल, यहाँ की झीलें अपनी विशेषताएं रखती हैं। और ये जो विशेषताएं, मैं जो कुछ भी बोला हूं, ये सभी चीजें इन 3 भागों में अलग अलग हैं। जैसे यहाँ की मिट्टी काली है, यहाँ पर रेतीली सिरोजो मिट्टी है, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से रेतीली है। फर्क है या नहीं? यहाँ के लोगों की बोली पंजाबी हरियाणवी है, यहाँ पर मारवाड़ी है, यहाँ पर गुजराती मारवाड़ी है। फर्क है या नहीं? यहाँ का है ना वो सभ्यता अलग है, यहाँ की सभ्यता अलग है, यहाँ की सभ्यता अलग है। यहाँ का खनिज अलग है, यहाँ का खनिज अलग है, यहाँ का खनिज अलग है। यहाँ की कृषि अलग है, यहाँ की कृषि अलग है, यहाँ की कृषि अलग है। इस तरह से जब हम सब पॉइंट के माध्यम से जब इसको समझेंगे तो 100% बात है
कि हम जो आरपीएससी के अंदर जो गलतियां प्रश्नों के उत्तर देने में कर जाते हैं वो होने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि हमने भागों के अंदर इस राजस्थान जीके के 32 अध्याय को इन पॉइंटों के अंदर देख रहे हैं। ऐसे एग्जांपल, जैसे यहां पर कृषि उपकरण का ही उद्योग है, बाकी कोई खनिज उद्योग नहीं है, और तो हम इसको यहाँ पर बांसवाड़ा को लाकर देखते हैं तो यहाँ पर है ना वो उद्योग कौन से होंगे, पत्थर के। यहाँ पर है ना सीमेंट की फैक्ट्री हो सकती है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ के लोग है ना वो, यहाँ की जलवायु लगे, यहाँ पर है ना वो आंधी और तूफान आते हैं, हमारे बांसवाड़ा में आंधी तूफान आते ही नहीं है। हमारे पास यहाँ के लोग है ना मजबूत काठी के लोग हैं, पशु मजबूत है, हमारे यहाँ के लोग थोड़े कमजोर हैं, खान पान का असर है। अगर यहाँ के लोगों का जो खाना है वो खाना अगर यहाँ के लोगों को दे दिया जाए तो शायद वो 2 दिन में तो बीमार हो जाएंगे। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह से यूनिट उभरेंगे और वो एक एक अंतर आपके समक्ष खुलता हुआ जाएगा। तो हम कल इस राजस्थान के पहले भाग को पढ़ेंगे, जिसमें पहला भाग जो होगा वो घंगर का मैदान होगा, दूसरा भाग होगा वो शेखावटी प्रदेश होगा, और तीसरा भाग होगा वो मरुस्थली होगा। घंगर के मैदान के अंदर क्या विशेषताएं होंगी, शेखावटी प्रदेश में क्या विशेषताएं होंगी, और मरुस्थली प्रदेश की क्या विशेषताएं होंगी, और इनकी सीमाओं के अंदर भी क्या क्या काम हो रहा है, इनकी सीमाओं में भी क्या क्या हो रहा है, जो आरपीएससी क्वेश्चन उठाता रहता है, उस पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर जाएंगे, ताकि आने वाले यूनिट के लिए मुझे बार बार ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा ये अंतर देखो, अंतर देखो, देखो ये कैसे परिवर्तन हुआ, आप स्वतः ही समझने लग जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो हैं वह कल इस घंगर के मैदान को लेकर के, शेखावटी प्रदेश को लेकर के, मरुस्थलीय प्रदेश को लेकर के, जितने भी राजस्थान के जो 32 यूनिट बने हुए हैं उसको टटोलेंगे और उसके बीच के अंदर होने वाली बातों को देखेंगे, ताकि कल हम जो क्लास लेंगे वो क्लासेस जो हैं वो आपको और मज़ेदार लग जाए, और आप भी सोचें कि हमने जो कुछ भी देखा था उससे कुछ अलग भी पॉइंट्स आ रहे हैं, अलग ही कुछ हो रहा है। तो एक बार फिर आपका वीर कोचिंग क्लासेस के अंदर आभार, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस YouTube चैनल को, वीर कोचिंग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुंचाएं जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज, कल और परसों हमने जो कुछ भी पढ़ाया है उसके हम 8-10 क्वेश्चंस बनाएंगे, और ये क्वेश्चंस हम आपके ऊपर अपलोड करेंगे, इस YouTube पर अपलोड करेंगे। आप उसका उत्तर का रिप्लाई दीजिए, और आगे और क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए, ताकि हमको भी उत्साह हो कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें आपने कितना ग्रहण किया है।